दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा बोला जाने वाला झूठ क्या है? मतलब अगर ध्यान से सोचा जाए ना तो वो किसी और से नहीं बल्कि खुद से बोला जाता है। हाँ, वो फेमस कल से पक्का वाली लाइन ना। एग्जैक्टली कि बस कल से पक्का सीरियस हो जाऊंगा। और हमारा आज का ये जो गहरा विश्लेषण है वो इसी एक छोटी सी लाइन के पीछे छुपे उस खतरनाक जाल पर है। बिल्कुल, और इसका जो मेन मकसद है वो यही है कि हम उन आदतों को एक सिंपल डेली रूटीन में कैसे बदल सकते हैं, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ाई और इन डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस के बीच में पूरी तरह फंस चुके हैं। सही कहा। हम देखेंगे कि कैसे पैसिव मीडिया कंजम्पशन को छोड़कर एक्टिव स्किल क्रिएशन की तरफ बढ़ा जाए और जो इंस्टेंट डोपामीन हिट्स होते हैं ना उनको लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए ट्रेड कैसे करें। हाँ, और आज हम इसको समझने के लिए एक किताब के अंशों पर बात करेंगे जिसमें आरव नाम के एक आम स्टूडेंट की कहानी है। उसके पास भी सपने थे पर वो अपने ही बनाए हुए एक जाल में फंसा था। वही कल से पक्का वाला जाल, राइट। वो हमेशा यही कहता था पर करता कुछ नहीं था। मुझे ना इस बात पे सच में हैरानी होती है कि कैसे सिर्फ सपने देखना या रात को सोने से पहले एक तगड़ी सी मोटिवेशनल वीडियो देख लेना एक इंसान को प्रोडक्टिव होने का एक झूठा एहसास दे देता है। वो फेक प्रोडक्टिविटी वाली फीलिंग। हाँ, ये बिल्कुल एक ऐसी ट्रेडमिल पे दौड़ने जैसा है जहाँ मेहनत तो बहुत लग रही है, पसीना भी बहुत आता है, पर इंसान कहीं पहुँचता नहीं है, वहीं का वहीं खड़ा रहता है। सही एग्जाम्पल दिया। ट्रेडमिल वाली बात एकदम सटीक है क्योंकि सपने देखना दिमाग को बहुत आरामदायक महसूस होता है। उसमें कोई रिस्क नहीं है, कोई फिजिकल थकान नहीं है। बिल्कुल। और इंट्रो में हमने जो देखा कि आरव फंसा हुआ था, तो अब समझना ज़रूरी है कि वो किस चीज़ में फंसा था और बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स भी लाइफ में आगे क्यों नहीं बढ़ पाते। तो किताब इस बारे में क्या बताती है एग्जैक्टली? किताब बताती है कि लोग कभी भी फेलियर से नहीं बल्कि इंतज़ार से बर्बाद होते हैं। मतलब वो एक परफेक्ट टाइम और परफेक्ट मूड का इंतजार करते रहते हैं। ओह वाओ, परफेक्ट मूड का इंतजार। हाँ, जैसे पढ़ाई के वक्त एक छोटा सा नोटिफिकेशन आता है और वो कब रात के 2 बजे तक के स्क्रॉलिंग में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। एक इंसान दिन के 8 घंटे बिना सोचे समझे वेस्ट कर देता है। 3 घंटे स्क्रॉलिंग में, 2 घंटे रैंडम वीडियोस में। 8 घंटे, ये तो बहुत ज्यादा है ना? और प्रॉब्लम ये है कि कंफर्ट जोन आलस जैसा घिनौना नहीं लगता, वो बहुत आरामदायक लगता है। और यही उसकी सबसे खतरनाक बात है क्योंकि वो आपके अंदर की अर्जेंसी को पूरी तरह खत्म कर देता है। ओके, वेट, मैं यहाँ थोड़ा पुशबैक देना चाहती हूँ। मतलब लोग ये सुनकर कहेंगे कि क्या एग्जाम के उस भारी स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए थोड़ा पैसिव एंटरटेनमेंट जरूरी नहीं है? जैसे रील्स देखना या कॉमेडी वीडियोस, एक स्टूडेंट को थोड़ा रिलैक्स तो करना चाहिए ना। देखो, ये बहुत वाजिब लगने वाला तर्क है, पर प्रॉब्लम रिलैक्स करने में नहीं है। प्रॉब्लम इस बात में है कि हम उस स्ट्रेस का इलाज जिस चीज में ढूंढ रहे हैं वो एक्चुअली टेम्पररी एस्केप है जो बाद में एक परमानेंट प्रॉब्लम और भयंकर गिल्ट बन जाता है। परमानेंट प्रॉब्लम कैसे? मैं बताता हूँ। जब हम फोन स्क्रॉल करते हैं तो दिमाग को लगातार हर 15 सेकंड में एक नया इमोशन प्रोसेस करना पड़ता है। इस लगातार कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की वजह से डोपामीन अचानक ऊपर जाता है और फिर बुरी तरह क्रैश होता है। ओह अच्छा। हाँ, तो एक डिस्ट्रैक्टेड दिमाग और भी ज्यादा थकान महसूस करता है। ये मॉडर्न डिस्ट्रैक्शंस इंसान के फोकस को तोड़ने के लिए ही $1 बिलियन इंडस्ट्रीज द्वारा डिजाइन किए गए हैं। आप रिलैक्स नहीं होते, आप एक्चुअली एग्जॉस्ट हो रहे होते हैं। वेट, सच में? तो बॉडी भले ही बेड पर लेटी हो पर दिमाग मैराथन दौड़ रहा है। एग्जैक्टली। और फिर जब दिमाग वापस किताब पर आता है तो वो पूरी तरह थक चुका होता है। वाह, ये तो सच में आई ओपनिंग है। अगर एंटरटेनमेंट एग्जाम स्ट्रेस का सही इलाज नहीं है तो फिर पढ़ाई का स्ट्रेस मैनेज कैसे करें, खासकर तब जब मोटिवेशन बिल्कुल जीरो हो और जो बुक खोलनी है वो दुनिया की सबसे बोरिंग चीज लग रही हो। यहाँ पर किताब एक बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन बनाती है। मोटिवेशन एक इमोशन है जो बहुत जल्दी बदलता है, जबकि डिसिप्लिन एक सिस्टम है। हमें सिस्टम पर फोकस करना चाहिए। ओके, लेट्स अनपैक दिस। सिस्टम से आपका क्या मतलब है? इसे स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी के एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टूडेंट ए वो है जो सिर्फ मोटिवेशन आने पर पढ़ता है। वो बैठकर घंटों तक स्ट्रैटेजी वीडियोस देखेगा, नए पेन खरीदेगा, एक परफेक्ट 14 घंटे का टाइम टेबल बनाएगा। हाँ, जिसको लगता है कि प्लानिंग ही पढ़ाई है। राइट। और दूसरी तरफ है स्टूडेंट बी जो मोटिवेशन का वेट नहीं करता बल्कि एक फिक्स्ड रूटीन फॉलो करता है। और बाद में यही स्टूडेंट बी लकी कहलाता है। सफल लोग वो नहीं जिनको हमेशा मोटिवेशन मिलता है,
बल्कि वो हैं जो स्मॉल, बोरिंग बट नेसेसरी टास्क्स को प्रायोरिटी देते हैं, चाहे उनका मूड कैसा भी हो। सही बात है, पर एक आसान सिस्टम बनाए कैसे जहां डेली प्रोग्रेस और इस प्रोक्रेस्टिनेशन के बीच का एक क्लियर हिसाब रखा जा सके बिना ओवर प्लानिंग किए? देखो, इसके लिए आउटपुट को परफेक्ट प्लानिंग से ज्यादा अहमियत देनी पड़ेगी। लोग सोचते हैं पहले कॉन्फिडेंस आएगा तब एक्शन लेंगे, पर न्यूरोसाइंस कहती है कि एक्शन क्रिएट्स कॉन्फिडेंस, ना कि इसका उल्टा। मतलब छोटा एक्शन लेने से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। बिल्कुल। और एक और बहुत बड़ा पॉइंट है यहाँ, मतलब कोई बार बार खुद से वादा करता है कि कल पढ़ूंगा और नहीं पढ़ता, तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट घटती है। ओ, ये तो बहुत डीप है। खुद से डिसअपॉइंट होते होते इंसान थक जाता है। एग्जैक्टली। गिल्ट की वजह से दिमागी थकान बढ़ती है। तो अब जब हमने डिसिप्लिन और सिस्टम का महत्व समझ लिया है, अब इस थ्योरी को एक प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप प्रोटोकॉल में बदलने का वक्त आता है। हाँ, और मुझे लगता है आज की ऑनलाइन दुनिया में डिस्ट्रैक्शन से बचकर एक्टिव स्किल क्रिएशन की तरफ ट्रांजिशन करना सबसे बड़ा टास्क है। यहाँ मुझे किताब का वो कंज्यूमर वर्सेस क्रिएटर वाला पार्ट बहुत पसंद आया। हाँ, वो एक बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। लाइक सिर्फ बिजनेस पॉडकास्ट या प्रोडक्टिविटी वीडियोस देखना एक्चुअली प्रोडक्टिव होने के बराबर थोड़ी है। ये तो वैसा ही है जैसे किसी लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ने की जगह सिर्फ किताबों के सुंदर कवर देखकर खुश हो जाना कि वाह, मैंने पढ़ाई कर ली। सही एग्जाम्पल है लाइब्रेरी वाला। नॉलेज बिना एक्शन के सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट बनकर रह जाती है, और लोग सेल्फ इंप्रूवमेंट को भी आजकल नेटफ्लिक्स सीरीज की तरफ बिंज वॉच करते हैं। राइट। तो इस कंजम्पशन से बाहर आकर वो डेली लॉग मेंटेन करने वाला क्या आइडिया था? वो एक सिंपल मेट्रिक है। दिन भर में आपको मेजर करना है कि आपका प्रोडक्टिव आउटपुट का रेशियो कितना रहा डिस्ट्रैक्शन के मुकाबले। मतलब मेजर करना जरूरी है। बिल्कुल। किताब ये समझाती है कि टूल्स यानी इंटरनेट और फोन खुद आपका भविष्य तय नहीं करते। एक इंसान उनका कैसे इस्तेमाल करता है वो तय करता है। क्रिएटर बनना सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नाचते हुए वीडियो बनाना नहीं है। हाँ, लोग क्रिएटर का मतलब सिर्फ इन्फ्लुएंसर समझते हैं। एग्जैक्टली। पर पढ़ाई के टर्म्स में ये एक माइंडसेट है जहां इंसान रोज कुछ नया सीखता है या बनाता है, जैसे केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन सॉल्व किए या नोट्स बनाए, वो क्रिएशन है। ओके, तो इस नए क्रिएटर माइंडसेट को दिन के सबसे अहम हिस्सों में लागू करना जरूरी होगा ना? हाँ। जैसे शुरुआत और अंत में, क्योंकि एक स्टडी शेड्यूल और रिचुअल्स का होना तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट लगती है मुझे। हाँ, दिन की जीत सुबह ही तय हो जाती है, इसलिए सुबह की शुरुआत सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग को रिप्लेस करके सीधे 1 घंटे के डीप फोकस्ड वर्क से करनी चाहिए। बिना फोन देखे सीधे काम। सीधे काम। आरव ने यही किया था अपनी कहानी में। किसी ड्रामेटिक अनाउंसमेंट या नई टेक्निक के बिना उसने उठते ही सिर्फ 1 घंटा फोकस से पढ़ाई शुरू की थी। दिमाग क्लीन स्लेट होता है उस वक्त। Here's where it gets really interesting. सुबह की एनर्जी तो फ्रेश होती है, लेकिन जब एग्जाम का प्रेशर ज़्यादा हो, दिमाग पूरी तरह थक चुका हो, तो उन लो एनर्जी इवनिंग्स में फ़ोन छोड़ के प्रोडक्टिव काम करने का कोई सिंपल मेंटल ट्रिगर क्या हो सकता है? ये बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। उस वक्त के लिए ट्रिगर क्वेश्चन है, मैं आज क्या क्रिएट कर सकता हूँ? मैं आज क्या क्रिएट कर सकता हूँ? हाँ, चाहे थकान हो फिर भी क्या मैं एक छोटा सा रिवीजन कर सकता हूँ? और एक और बात, इवनिंग स्क्रॉलिंग को प्रोडक्टिव लर्निंग से रिप्लेस करना तो जरूरी है ही, पर मल्टीटास्किंग से बचना उतना ही बड़ा प्रोटोकॉल है। मल्टीटास्किंग को तो लोग सुपर पावर समझते हैं आजकल। पर वो सुपर पावर नहीं है। फोकस एज अ सुपर पावर को समझना होगा। मल्टीटास्किंग असल में एक हिडन डिस्ट्रैक्शन है जो डीप वर्क को पूरी तरह रोकता है। सक्सेसफुल लोग अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को इमीडिएट स्टडी रिलीफ पर तरजीह देते हैं, जिसे हम डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। मतलब आज के आराम को कल के फायदे के लिए छोड़ देना। बिल्कुल। लेकिन देखो, इन नए डेली रूटीन्स और रिचुअल्स को कुछ दिनों तक करना आसान लगता है। मोटिवेशन है तो इंसान कर लेगा, पर इन्हें सालों तक बनाए रखने के लिए सिर्फ आदतें बदलना काफ़ी नहीं है। उसके लिए तो अपनी पहचान यानी आइडेंटिटी बदलनी पड़ती है। ये आखिरी और सबसे अहम स्टेप है, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि दिमाग उसी तरह बर्ताव करता है जैसी उसकी सेल्फ इमेज होती है। जैसे अगर कोई खुद को आलसी मानता है तो दिमाग वैसा ही करेगा। राइट। इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ पढ़ने की। ये कहने की जगह मैं एक डिसिप्लिन इंसान बन रहा हूँ, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। ये शिफ्ट दिमाग को एक्सक्यूज बनाने से रोकता है। ओह, मैं समझ रही हूँ। ये तो बिल्कुल एक किराएदार से अचानक उस घर का मालिक बन जाने जैसा है। किराएदार और मालिक कैसे? मतलब
देखो, जब कोई किराएदार किसी घर में रहता है तो उसे दीवार पर लगे छोटे मोटे दाग या लीक होती हुई पाइप से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो खुद ठीक नहीं करता। पर जैसे ही वो घर का मालिक बनता है, वो एक छोटा सा क्रैक भी खुद फिक्स करता है, क्योंकि अब आप अपने दिमाग और आदतों के खुद मालिक बन गए हैं, इसलिए आप उसकी बेहतर देखभाल करते हैं। बहुत शानदार एनालॉजी है। और देखो, ओनर बनने का मतलब जिम्मेदारी लेना, ये बहुत लार्जर पिक्चर से कनेक्ट होता है कि एक्सक्यूजेस कैसे उस आज के कंफर्ट को प्रोटेक्ट करते हैं और हमारे फ्यूचर को डिस्ट्रॉय करते हैं। सही बात है, एक्सक्यूजेस तो बहुत आसान होते हैं। इसलिए एक बहुत ही कड़वी सच्चाई स्वीकार करनी पड़ती है मैच्योरिटी के लिए, और वो है नोबडी इज कमिंग टू सेव यू। कोई फरिश्ता बचाने नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं। इस सच्चाई को स्वीकार करना ही मैच्योरिटी और रियल होप की असली शुरुआत है। आज के छोटे स्मार्ट डिसीजंस अगर सालों तक रिपीट किए जाएं तो वो डेफिनेटली लाइफ चेंजिंग बन जाते हैं। तो अगर इस पूरे गहरे विश्लेषण का एक निचोड़ निकाला जाए तो एक सफल स्टडी प्रोटोकॉल बस यही है कि कामयाब लोग वो नहीं जो कभी फेल नहीं होते या जिनके पास 26 घंटे मोटिवेशन होता है। राइट, सुपर ह्यूमन कोई नहीं होता। हाँ, वो बस ऐसे आम लोग हैं जिन्होंने अपने ही फ्यूचर को पोस्टपोन करना बंद कर दिया है। वो कल से पक्का बोलना बंद कर दिया है। एक्शनेबल स्टेप्स और छोटे लगातार बदलाव ही डिस्ट्रैक्ट कंज्यूमर से एक प्रोडक्टिव क्रिएटर बनने का असली रास्ता है। बिल्कुल सही समृद्धि, एक्शन लेना ही अकेला रास्ता है। और इस डीप डाइव को ख़त्म करने से पहले अंत में सुनने वालों के लिए एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला विचार है। सोर्स मटेरियल कहता है कि कोई भी इंसान एक नया और बेहतर भविष्य नहीं बना सकता अगर वो लगातार उन लोगों से वैलिडेशन मांग रहा है जो उसके पुराने और डिस्ट्रैक्टेड वर्जन से जुड़े हैं। ये बहुत ज़रूरी वार्निंग है। हाँ, तो खुद से ये आखिरी सवाल पूछना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्या आज का चुना हुआ आराम, वो स्क्रीन के सामने बिताया वक्त इतना कीमती है कि उसके लिए उस इंसान को मार दिया जाए जो आप आगे चलकर बन सकते थे? ये एक ऐसी भारी चुनौती है जिस पर खुद अकेले बैठकर विचार करने की ज़रूरत है। फैसला आखिर में वही होता है कि कल से शुरू करना है या आज और अभी से।